नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इसके टूल्स हैं उनके बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, किससे कैसे महंगाई दर को कंट्रोल किया जाता है, आरबीआई यानी कि जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है वो कैसे महंगाई को कंट्रोल करता है या देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को पता है कि इकोनॉमिक्स की जो टर्म्स होती हैं वो समझने में बड़ी समस्या आती है, लेकिन आज मैं आपको ये वायदा कर सकता हूं कि जिस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये सारे टॉपिक या सारे पॉइंट समझाने वाला हूं, आज के बाद आपको कभी नहीं भूलेंगे, ये वायदा रहा। तो चलिए आज इन सभी पॉइंट्स को, इन टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करते हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है, एक तो हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो दूसरे दिन टर्म आती है कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करने की कोशिश की या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसी के साथ में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई आज बैंकिंग जैसे इंटरव्यूज़ हैं उनमें हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर जो हमारे नाबार्ड या फिर आरआरबी एसओ के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ से आ जाते हैं। यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए पूरे टॉपिक को एक ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि आईबीपीएस एएफओ का और आईडीबीआई एओ का इंटरव्यू कोर्स हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। और इसमें हम लोग इंटरव्यू के लिए क्लासेस, आपको मॉक इंटरव्यूज, इसके साथ इंपॉर्टेंट पीडीएफ, ये सारा डेटा अवेलेबल करवाने वाले हैं बहुत ही लिमिटेड कोर्स फीस 199 के साथ। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसमें आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, डाउनलोड कर लो, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। तो मैंने क्या बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मार्केट के अंदर जो लिक्विड मनी है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब मार्केट में लिक्विड मनी कंट्रोल करने से क्या फायदा होगा, ये लिक्विड कैश या लिक्विड मनी क्या होता है, तो इसके बारे में सारी बातें। अच्छा, इसमें एक मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं कि हम सब लोग, जितनी भी जनता है, भारत की पॉपुलेशन है, इसको हम क्या समझते हैं, कंज्यूमर्स। मतलब समझते क्या है, कंज्यूमर ही तो है हम लोग। हम किसी न किसी चीज की हमें रिक्वायरमेंट है, हम गाड़ी परचेज करते हैं तो हम गाड़ी के कंज्यूमर हैं, या उस कंपनी के कंज्यूमर हैं जिस कंपनी की हमने गाड़ी परचेज की है। ये एक मैंने पेन परचेज किया है, बोर्ड परचेज किया है, कैमरा परचेज किया है, वॉच परचेज की है, तो हम क्या है, एक कंज्यूमर है। ये माइक मैंने परचेज किया है, चश्मा मैंने परचेज की है, हम क्या है, कंज्यूमर है ना। तो देखो, एक कंज्यूमर जो है उसके पास जब पैसा होता है, ठीक है, तो पैसा किस फॉर्म में होता है, कैश फॉर्म में होता है। तो वो क्या करेगा, वो किसी न किसी चीज को परचेज करेगा या फिर उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, जितना उसके पास पैसा होगा, कैश होगा, वो फ्लो करेगा। तो फ्लो करेगा इसका मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए मेरे पास पैसा है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट है या मेरी जो नीड है उसको मैं क्या करूंगा, परचेज करूंगा। इसका मतलब मेरी परचेजिंग पावर क्या है, बढ़ चुकी है। लेकिन मान के चलो मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं क्या परचेज करूंगा, कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या है, आपका कंज्यूमर के पास जब पैसा होगा तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। अच्छा, अब ये पैसा या तो उसके पास डायरेक्टली कैश के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कंज्यूमर क्या करता है, अपना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट करता है, बैंक के पास कुछ समय के लिए पैसा रखता है। अच्छा, बैंक के पास जो पैसा रखा जाता है वो या तो आपका जैसे कि डिमांड डिपॉजिट, या हम लोग जो सेविंग अकाउंट्स रखते हैं, है ना, डिमांड डिपॉजिट या आपका सेविंग अकाउंट्स, ये हम लोग पैसा रखते हैं। या क्या होता है, हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट या जिसको हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, लॉकर्स वगैरह में जो पैसा रखते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो कंज्यूमर है जब वो बैंक में इस फॉर्म में पैसा रखता है तो वो इंस्टेंट इसको लिक्विड मनी में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे आप लोग बैंक में अगर मान के चलो पैसा है तो आप एटीएम में जाओगे, तुरंत पैसा निकलवा के ले आओगे, या फिर बैंक में जाओगे, चेक दोगे या अपना फॉर्म फिलअप करोगे, पैसा निकलवा के लेके आ जाओगे। तो यहां पर ये तो है इंस्टेंट पैसा निकलवाने का, और इंस्टेंटली आपका जो यहां पर जो मनी था उसको आपने क्या कर लिया, कैश में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पर इसको आप परचेजिंग पावर में यूज करोगे, मतलब कुछ ना कुछ खरीदने में यूज करोगे। लेकिन वहीं पर ये पैसा आप इंस्टेंट जो है कंज्यूमर को नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि बैंक इस पर क्या लगा देता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। क्या लगा देता है? रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। समझ में आए? रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि भाई आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर आपको कुछ पैसा काट कर मिलेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या कर सकता है, बैंक इस पैसे को लोन पर दे सकता है।
ठीक है। अच्छा, ये हम जब पैसा यहां पर रखते हैं तो बैंक क्या देता है, हमें इंटरेस्ट रेट पे करता है। ये इंटरेस्ट रेट किसको पे करेगा, आपका कंज्यूमर को पे करेगा। और हम कभी भी पैसा क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, चाहे वो ये पैसा है ये पैसा है, लेकिन हम ले सकते हैं। और हमें ये एक, जैसे यहां पर तो कुछ समय के बाद आपको पैसा रिटर्न करेगा, जैसे 1 साल की एफडी है, 2 साल की है, तो 2 साल के बाद या 1 साल के बाद हमें पैसा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पे करेगा। इसीलिए बैंक के लिए ये जो पैसा होता है वो क्या होती है, आपकी लायबिलिटीज होती है। क्या होती है, लायबिलिटीज। क्योंकि बैंक को ये पैसा रिटर्न करना है कंज्यूमर को विद ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। और इसीलिए ये बैंक के लिए क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। लेकिन अब इस बैंक के पास जो पैसा अवेलेबल है, बैंक क्या कर सकता है, इस पैसे को एक प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे सकता है। और लोन देगा किसको, किसी दूसरे कंज्यूमर को। तो जिसको भी ये लोन देगा, अब जो उधार लेगा उसके पास भी क्या आ गया, पैसा आ गया। अब ये पैसा आएगा तो क्या करेगा, इस पैसे से इसकी भी परचेजिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो ये क्या क्रिएट करेंगे, मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे। और मार्केट में जब डिमांड क्रिएट होगी तो क्या होगा, मार्केट के अंदर जब डिमांड क्रिएट होती है तो उस केस में क्या होगा, वहां पर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, किसी चीजों का प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तभी तो क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब कंज्यूमर के पास या आपका पैसा आएगा किसी भी फॉर्म में तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहां बैंक जो है, अच्छा आप देखो, बैंक क्या सभी को किसी भी फॉर्म में पैसा दे सकता है, क्या बैंक के पास जितना पैसा है वो सारा दे सकता है, या बैंक लोन कितना दे सकता है, ये किस बात पर निर्भर करता है। तो ध्यान से देखिएगा, बैंक के पास जो भी पैसा प्रेजेंट होता है वो होता है NDTL। क्या होता है जी, NDTL, जिसको हम बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। अब क्या होगा कि बैंक के पास ये जो पैसा है वो पैसा किस किस फॉर्म में है, जैसे कुछ पैसा आपका कैश की फॉर्म में है, कुछ जो है वो गोल्ड की फॉर्म में है, कुछ आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में है, बॉन्ड्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा पैसा यहां पर क्या है, बैंक के पास अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका बैंक के पास पैसा है, ये आपका सारा का सारा बैंक लोन नहीं दे सकता किसी को भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बैंक के पास क्या है, 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपीज है, ठीक है। तो इसका बैंक को कुछ पैसा SLR और कुछ पैसा CRR की फॉर्म में रखना पड़ता है RBI के पास। क्या बोला मैंने, कि यहां पर बैंक को कुछ पैसा SLR और कुछ पैसा CRR की फॉर्म में अपने पास या RBI के पास रखना पड़ता है। ये SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये जो है वो आपका लगभग 20% के आसपास होता है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा कितना है, 18% के आसपास है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको अभी मानता हूं 20%, ठीक है, मैं अभी जैसे इसको 20% मानता हूं, इसका लगभग मान के चलो ये 5% के आसपास हम लोग मानते हैं। तो मतलब बैंक के पास जो 100 रुपए थे उसमें से 25 रुपए तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, RBI के पास रखना पड़ेगा या फिर अपने सिक्योर वॉलेट में रखना पड़ेगा। वो सारा पैसा यहां पर लोन नहीं दे सकता है, समझ में आ गया। तो अब क्या है, मान के चलिए बैंक को 25 रुपए तो ये रखने पड़ गए। अब बैंक लोन कितना दे सकता है, जो उसके पास 75 रुपए प्रेजेंट है वो क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर सॉरी, तो बैंक को अपना टोटल NDTL का कुछ फॉर्म यहां पर SLR और कुछ फॉर्म यहां पर कैश रिजर्व रेशियो। अच्छा, SLR क्या होता है, SLR देखो कोई भी फॉर्म हो सकती है, कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं। उन फॉर्म में जो पैसा गवर्नमेंट को बैंक को यहां पर क्या करना पड़ता है, अपने पास एक
सिक्योर वॉलेट में रखना पड़ता है। और इसके साथ यहां पर कैश रिजर्व रेशो में बैंक को अपने पास कैश की फॉर्मेट में पैसा रखना पड़ता है। और ये सारा पैसा, ये जितना भी पैसा है, बैंक किसी को भी लोन नहीं दे सकता, इसको होल्ड पे ही रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो ये 75 रुपए जो बचे हैं बैंक के पास, इसको बैंक क्या कर सकता है, लोन पे दे सकता है। अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला, ये जो लोन है वो आपका बैंक के लिए क्या काम करता है, एसेट का काम करता है। एसेट का काम क्यों करता है, क्योंकि यहां से बैंक को पैसा मिलता है। जब ये इसको कंज्यूमर को लोन देगा तो ये कंज्यूमर इसको क्या, बैंक को क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा तो बैंक की इनकम होगी, और बैंक इसीलिए चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या दूं, लोन दूं। अब एक बात बताओ, अगर ये CRR या SLR बढ़ गया, इसका मतलब ये 25 हो गया, ये 10 हो गया, तो अब क्या होगा, ये पैसा सारा वापस नहीं दे सकेंगे। इसमें से 10 रुपए फिर यहां पर कहां आ जाएंगे, बैंक के RBI के पास आ जाएंगे। अब बैंक आपका कम ब्याज पर पैसा, मतलब कम जो पैसा है वो लोन पर दे सकेगा, और कम पैसा लोन पर देगा तो अब बैंक क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा। क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, क्योंकि जितना बैंक ने पैसा लोन पे दिया है, जितना कम है, क्योंकि उससे ज्यादा इनकम तो इंक्रीज करेगा ना, वो अपने खुद की इनकम बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इनकम बढ़ाने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, वो ब्याज दर को बढ़ाएगा, और ब्याज दर को बढ़ाएगा तो वो आपका लोन, अब देखो ज्यादा ब्याज दर पर अगर लोन होता है तो बैंक से लोन लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, लोगों के पास कम हो जाएगा तो अगेन यहां पर इन्फ्लेशन आपकी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कंट्रोल। तो समझ रहे हो मेरी बात को, तो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये दो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसी के साथ में इनको कंट्रोल करने के लिए ये भी आपका है। अच्छा अब देखो, ये तो यहां पर बैंक के पास पैसा है जो कि जो कंज्यूमर्स ने यहां पर क्या किया, अपना सेव किया। लेकिन मान के चलो अब बैंक के पास जो पैसा है, बैंक के पास है कोई भी यहां पर पैसा है, एग्जांपल के तौर पे XYZ, हम ये बोलते हैं कि ये तो सारा का सारा वो पैसा हो गया जो कंज्यूमर्स ने यहां पर क्या किया, अपना डिपॉजिट किया था। लेकिन मान के चलो बैंक को कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो क्या बैंक किसी से उधार नहीं ले सकता, तो बैंक किसी से उधार लेके भी तो लोन दे सकता है किसी को। तो अब इस केस में क्या करता है, बैंक उधार लेता है किससे, RBI से। बैंक उधार किससे लेता है, RBI से। इसीलिए RBI को क्या बोला जाता है, बैंकर्स ऑफ बैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैंकर्स ऑफ बैंक, मतलब जो बैंकों का भी बैंक है उसको हम RBI बोलते हैं। RBI क्या करेगा, अब लोन पर पैसा देगा। लोन पर पैसा किसको देगा, बैंक को देगा। ठीक है, अब ये जो लोन पर पैसा देता है बैंक को, तो अब देखिए ये लोन दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म लोन, सॉरी एक होता है आपका लॉन्ग टर्म लोन, और आपका दूसरा होता है जी शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, यानी कि एक कम टाइम के लिए और एक आपका ज्यादा टाइम के लिए। तो देखो जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो आपका किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जाता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बैंक रेट। क्या वर्ड यूज किया जाता है आपका, बैंक रेट। और वहीं पर शॉर्ट टर्म जो लोन होता है इसको, अब देखो 2000 से पहले क्या होता था, अब जैसे मान के चलिए RBI ने क्या दिया, बैंक को लोन दिया, तो RBI बैंक को लोन दे रहा है। ये बैंक कोई भी हो सकता है, जैसे कि PNB है, या आपका यहां पर SBI है, या HDFC है, कोई भी शेड्यूल जो बैंक है उसको बैंक क्या करता है, RBI क्या करता है, लोन देता है। लोन किस लिए देता है, जैसे मान के चलिए अब आपका यहां पर ये बैंक रेट क्यों दिया जाता है और ये क्यों दिया जाता है ये भी हम बात करेंगे। लेकिन देखो सन 2000 से पहले ये आपका केवल और केवल बैंक रेट ही होता था। ये इधर वाले जो हैं वो नहीं होते थे, शॉर्ट टर्म लोन नहीं होते थे। ये शॉर्ट टर्म लोन जो है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जाता है, तो उसमें आप लोग पढ़ते हो रेपो रेट। क्या पढ़ते हो, रेपो रेट, या फिर हम क्या पढ़ते हैं आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, लेकिन अब यहां पर आप बोलोगे सर मैंने एक टर्म को छोड़ दिया, रिवर्स रेपो रेट, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि RBI किसको लोन देता है, बैंक को लोन देता है। तो बैंक को जो लोन देता है वो आपका दो प्रकार से देता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। इतनी बात समझ में आई। अब जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगा वो किस रेट पर देगा,
बैंक रेट पर देगा। और सॉरी आपका यहाँ पर ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा वो आपका या तो रेपो रेट होगा या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होगा। ये होता है लगभग 90 दिन के लिए, ठीक है, अप टू 90 डेज के लिए। और आपका अगर हम बात करें तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है लगभग ओवरनाइट बेसिस पर जो लोन लिया जाता है बैंक के द्वारा, ठीक है। तो अब देखो ये जो आपका रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज होते हैं ये लगातार चेंज होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। और याद रखना ये जो है वो आपका लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपका होता है, ठीक है। बैंक रेट जो है वो ज्यादा होता है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा आपका कम होगा। तो मैंने क्या बोला 2000 के बाद इनको क्यों लाया गया, इसका कारण यही था क्योंकि देखो ये जो बैंक रेट था वो केवल एक सिंगल ही आपका रेट हुआ करता था और उसके बेसिस पर बैंक उधार लेते थे आरबीआई से और वो लॉन्ग टर्म तक था। और इसमें आपको एक बात और बता दूं कि बैंक को कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, ठीक है, बैंक को कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। तो इसमें आपका बैंक को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, यहां पर बैंक को अपनी कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है बैंक को आपका आरबीआई को देनी पड़ती है। ये कोलेटरल कोई भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका बैंक को कोई ना कोई कोलेटरल किसके पास देना पड़ता है, आरबीआई के पास देना पड़ता है। समझ में आ गया। अब जैसे मान के चलिए इस कोलेटरल सिक्योरिटी की कीमत थी 1000 रुपए, कितनी थी 1000 रुपए, या मान के चलो 100 रुपए थी, है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, 100 रुपए थी। अब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आरबीआई इस बैंक को कितना रुपए लोन देगा, 90 रुपए लोन देगा, तो यहां पर या 95 रुपीज लोन देगा, ठीक है। तो ये जो 5 रुपए है वो बैंक ने आरबीआई ने क्या रख लिए, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर जो भी लगाया होगा वो उसने अपने पास रख लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये 100 रुपए वापिस करके वापिस अपना ले सकता है। समझ में आ गया। तो ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यहां क्या होता है कि जितना का लोन दिया जाता है, जितनी भी अमाउंट दी जाती है उसके बेसिस पर ये आपका यहां पर बीच में एक कोलेटरल सिक्योरिटी रखी जाती है। अच्छा अब देखो ये जो रेपो रेट है ये आपका क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज है। अब देखो रेपो रेट का मतलब है जिस पर आरबीआई के द्वारा बैंक को लोन दिया गया और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होगा, अच्छा अब इसमें तो हमने जो सिक्योरिटी रखी थी वो कौन सी रखी थी, जो आपकी एक्स्ट्रा है। देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि यहां पर एसएलआर की फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को अपने पास रखनी पड़ती है और ये आपका बैंक किसी को भी नहीं दे सकता। और अभी तक जो आपका आरबीआई ने ये लोन दिया है रेपो रेट, वो इस सिक्योरिटी पर नहीं दिया, ये सिक्योरिटी यूज नहीं कर सकता बैंक। लेकिन मान के चलो किसी दिन ऐसा टाइम आ गया जब आरबीआई के बैंक के पास ये पैसा अवेलेबल नहीं है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं है, केवल और केवल ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल है। तो मैंने क्या बोला कि जो आपका एनडीटीएल के अंदर एसएलआर में सिक्योरिटीज प्रेजेंट है या एसएलआर में गोल्ड प्रेजेंट है वही बैंक के पास बचा है, बाकी कोई भी सिक्योरिटीज या कोई भी आपका गोल्ड प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में क्या बैंक उधार ले सकता है आरबीआई से, तो हां उस केस में आरबीआई बैंक को ऑप्शन देता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का और इसमें वो अगेन आपका ओवरनाइट बेसिस पर लोन लेता है। और इसमें आपका याद रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है रेपो रेट से। रेपो रेट से एमएसएफ में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अच्छा ये बैंक रेट को कब यूज करता है, तो बैंक रेट को ज्यादातर ये होता है आपका जैसे 6 महीने या फिर आपका 1 साल के लिए अगर बैंक को लोन लेना है तो उस केस में, ठीक है, 6 मंथ या 1 ईयर या उससे ज्यादा अगर लोन लेना है तो उस केस में। अच्छा ये क्यों लेगा बैंक आपका, तो इसको ऐसे समझो जैसे मान के चलिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, और ये कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है यहां पर बी, ठीक है। अब मान के चलिए इस कंपनी ए ने कंपनी बी से कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे मान के चलिए कार है, ठीक है, तो यहां या मान के चलिए कोई रॉ मटेरियल है। तो अब क्या करेगी कंपनी ए को, आपका जो यहां पर कोई प्रोडक्ट लिया जाएगा तो कंपनी ए क्या करेगी, इसको पैसा देगी, ठीक है। या मान के चलो इस कंपनी ए ने कंपनी बी को ऑर्डर दिया, कंपनी बी को बोला कि आप हमें क्या बनाकर दे दो, हमें प्लास्टिक के डिब्बे बनाकर दे दो, हम इनमें अपना पिकल या अचार डालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये कंपनी बी क्या करेगी कि भाई मेरे को पैसा तो दो। तो अब यहां पर क्या करता है कि देखो सिंपल सा फंडा है कि इस कंपनी के पास पैसा नहीं है, इस कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है। तो ये कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक बनाएगी बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बनाएगी, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर वो किसके पास जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर जाता है बैंक के पास, ठीक है, कि भाई देखो
हमें अब इस पैसे की जरूरत है, या मान के चलो जैसे फॉर एग्जांपल अब इस कंपनी के पास जो पैसा है, आप इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको शायद, एक मिनट मैं इसको अलग से बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैंक रेट को समझाने वाला हूँ, इसकी ये चीज याद रखिएगा। ये देखो, तो एक है आपकी कंपनी ए और एक है जी आपकी कंपनी बी, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कंपनी ए ने क्या किया, कोई प्रोड्यूस बेचा, ठीक है, और यहां पर किसको बेचा, इस कंपनी को, कंपनी बी को। लेकिन ये प्रोड्यूस जो है वो यहां पर जब ये इस कंपनी की बात करते हैं तो ये क्या करेंगे, इनको पैसा देंगे। लेकिन जैसे मान के चलिए ये पैसा कब देंगे, जब इस कंपनी का ये प्रोड्यूस इस कंपनी के पास पहुंच जाएगा। लेकिन अब कंपनी ए को प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है। अब ये मनी कहां से आएगा, इस कंपनी के पास तो नहीं है, और ये कंपनी तब तक नहीं देगी जब इनको प्रोड्यूस नहीं मिलेगा। लेकिन मान के चलिए अब जो ये प्रोड्यूस यहां पर जब ये इस कंपनी को बेचेगा तब ये पैसा दे देगा। तो उस केस में इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर्पज में ये कंपनी क्या करती है, एक बनाती है बिल ऑफ एक्सचेंज, और इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले अब ये क्या करेगा, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर जाएगा किसके पास, बैंक के पास, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, जैसे मान के चलिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना था 100 रुपए का, कि भाई इस कंपनी के साथ मेरी एक डील हुई है और ये 100 रुपए मुझे ये कंपनी क्या करने वाली है, पे करने वाली है। आप एक काम करो, इस 100 रुपए को आप रखो, जब भी ये कंपनी पे करेगी तो आपको डायरेक्टली पैसा मिल जाएगा। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसको मिल जाएगा, अभी बैंक को। और बैंक क्या करेगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने वाला है या चार्ज करने वाला है उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे मान के चलिए इन्होंने 10 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चार्ज कर लिया, तो बैंक इसको क्या करेगा, 90 के रुपए दे देगा या 90 रुपए दे देगा इसको, ठीक है। और 90 रुपए अब इसकी जो है डिमांड पूरी हो गई, इसको पैसा मिल गया। अब क्या करेगा बैंक, या तो ये अपने पास बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रखेगा, और जब भी ये कंपनी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इनको पे करेगी तो वो डायरेक्टली इसको पे कर देगी, ना कि आपका इसको पे करेगी। वहीं पर क्या होगा, जैसे मान के चलिए अब बैंक को भी पैसे की जरूरत है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जाएगा आरबीआई के पास, आरबीआई को बोलेगा कि भाई ये देखो मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये जो है मैंने इतने में इस प्रकार से रखा था। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब क्या करेगा, ये यहां पर जो भी प्रेजेंट टाइम में इसके ऊपर आपका बैंक रेट लगाकर, और उस केस के अंदर आपका क्या कर देगा, जो भी यहां पर बैंक रेट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बैंक रेट इन्होंने दिया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल सी बात है बैंक को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और ये क्या देगा इनको, बिल ऑफ एक्सचेंज देंगे, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए यहां पर आरबीआई बोलता है कि मैं तो इसके ऊपर 5 रुपए आपका बैंक रेट लगाऊंगा, तो क्या होगा, इस बैंक को कितने रुपए मिल जाएंगे, 95 रुपए मिल जाएंगे, और बैंक आरबीआई के पास क्या कर देगा, ये 100 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज रख देगा। अब जिस दिन इस कंपनी को यहां पर पैसा रिटर्न करेगा, ये आरबीआई को रिटर्न करेंगे, और आरबीआई को रिटर्न करेंगे कितने रुपए, 100 रुपए। और यहां पर किसको फायदा हुआ, बैंक को भी फायदा हो गया, क्यों, क्योंकि इन्होंने 90 रुपए दिए थे, बैंक को कितना मिला, 95 रुपए मिला। आरबीआई को भी फायदा हो गया क्योंकि यहां पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, 5 रुपए। इस कंपनी का भी फायदा हो गया क्योंकि इसको इंस्टेंट पैसे की जरूरत थी, वो पैसे की जरूरत पूरी हो गई, और इन्होंने भी क्या कर दिया, अपना पेमेंट वापस कर दिया। तो इस केस में जो लंबे टाइम के लिए पैसे की जरूरत होती है किसी भी कंपनी को या बैंक को यहां पर, तो उस केस में क्या किया जाता है, ये बैंक रेट का सहारा लेकर और इस लोन को आपका जो है आरबीआई से लिया जाता है। लेकिन अब मान के चलिए मार्केट में पैसा बहुत सारा जा चुका है, अब इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो यहां पर क्या किया जाता है, आरबीआई के द्वारा यह पैसा वापस मार्केट से लिया जाता है। आरबीआई क्या बोलता है कि भाई हम एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपसे ये पैसा ले रहे हैं, आपको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देंगे कोलेटरल के तौर पर, और आप हमें ये पैसा दे दो। तो मार्केट से क्या किया जाता है, पैसा लिया जाता है, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यह पैसा लिया जाता है उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो अभी तक रेपो रेट में क्या था, बैंक आरबीआई से लोन ले रहा था, लेकिन आरआरबी
सॉरी आरबीआई यहां पर क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट के तहत बैंक से वापस आरबीआई लोन लेता है और इस पैसे को इसलिए यूज करता है ताकि मार्केट के अंदर मनी को क्या किया जाए, फ्लो को कंट्रोल किया जाए, मार्केट में से जो पैसा प्रेजेंट है उसको वापस से निकाला जाए। तो यहां पर क्या करता है आरबीआई, या तो पैसे को बैंकों के थ्रू मार्केट में भेजता है या बैंकों के थ्रू पैसा वापस मार्केट से निकाल लेता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट इसीलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि देखो मान के चलो ये जो आपका रिवर्स रेपो रेट होगा ये आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है, रेपो रेट भी आरबीआई डिसाइड करता है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी भी आपका डिसाइड करता है, बैंक रेट भी डिसाइड करता है। ये सारे आपके टूल हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हम यही बात कर रहे थे। अब देखो क्या है कि एक्चुअली में यहां पर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी को अब यहां से आप लोग पूरा इसको दोबारा से समझ सकते हो। मैंने क्या बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा टूल है जो कि सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे आरबीआई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। और किस लिए रेगुलेट किया जाता है कि तो मार्केट के अंदर जो आपकी मनी की सप्लाई है, लिक्विड सप्लाई है, लिक्विड कैश है, उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर आपका मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इससे आपका कंट्रोल होगा क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, जब पैसा मार्केट में जाएगा तो उससे डेफिनेटली कंट्रोल होगा। दूसरा यहां पर है प्राइस स्टेबिलिटी मार्केट में आएगी। तीसरा है जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि देखो अभी मैंने बोला था जैसे मार्केट चलो मार्केट में पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे, गाड़ियों को परचेज करेंगे, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और लेकिन मान के चलो मार्केट में से पैसा निकाल लिया जाए तो क्या होगा, या फिर मान के चलो लोगों के पास पैसा अवेलेबल नहीं हो, तो जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इसका कारण क्या है, लोगों के पास अभी पैसा जो है कहीं ना कहीं जो अवेलेबल है, जो भी पैसा लोगों के पास अवेलेबल है, इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों के पास पैसा तो है लेकिन जो चीजें वो परचेज करना चाहते हैं वो कॉस्टली हो चुकी है, महंगी हो चुकी है, बहुत ज्यादा उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। तो अब एक लिमिट तक तो था, वो पैसा जो था वो तो काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन जब आपकी महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है तो जो आपका प्रोडक्ट होता है, जो भी चीजें होती है, उनका प्राइस हद से ज्यादा बढ़ जाता है। और हद से ज्यादा बढ़ने के कारण अब ये प्रोडक्ट इस पर्सन की रेंज से बाहर हो जाता है और फिर वहां पर क्या किया जाता है, उस केस में मनी मार्केट में आपका वापस कहीं ना कहीं निकाला जाता है और उस केस में आपकी महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, जैसे आपको पता है अभी रुपीस का रेट डॉलर के रिस्पेक्ट में काफी हद तक डिक्रीज हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली में आपका 2016 से पहले ये डिसाइड किया जाता था गवर्नर जो आरबीआई का होता था उसके द्वारा, लेकिन 2016 के अंदर उर्जित पटेल जी हमारे आरबीआई के गवर्नर्स थे, उन्होंने जो है सजेस्ट किया, उनके बेसिस पर क्या हुआ, ये लाया गया। और 2016 के बाद क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई और ये कमेटी का नाम था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में था, लेकिन बाद में 2016 में इस एक्ट को अमेंड किया गया फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016 के नाम से। अब क्या है कि यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में एक समझौता हुआ, एक मोमेंटम आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में एक कंसल्टेशन हुआ और उसके आधार पर हर 5 साल में इन्फ्लेशन को टारगेट करने की जो है एक सेट करने का टारगेट भी, कितनी हो इन्फ्लेशन होनी चाहिए हर साल। तो उन्होंने बोला कि हर साल 2021 से लेकर 2025 तक इन्फ्लेशन का टारगेट रखा कि 4% के साथ बढ़नी चाहिए, यानी कि हर साल अगर 4% महंगाई बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जैसे 4 में +-2 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इससे ज्यादा आपका बढ़ता है या ज्यादा कम होता है तो उस केस में वो आपकी देश की इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो यहां पर यही चीज है कि महंगाई अगर बहुत ज्यादा बढ़ती है या बहुत ज्यादा कम होती है तो उन केसेस में देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, अभी हमने पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जितना भी ओवरऑल मार्केट के अंदर पैसा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में है, चाहे वो सर्विस सेक्टर में है, एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में है, प्रोडक्शन की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, तो ओवरऑल जो आपका जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट है उसको यहां पर प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका इन्फ्लेशन रेट अगर 4% के साथ बढ़ रहा है तो वो एक अच्छी बात है, वरना उसमें कोई है प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई थी इसमें टोटल कितने मेंबर हैं जी, 6 मेंबर हैं, और 6 मेंबर में आपका हेड कौन है, तो याद रखना आरबीआई के गवर्नर हेड हैं, और दूसरा उसमें मेंबर होते हैं डिप्टी गवर्नर, और तीसरा उसमें पर्सन होता है कि आरबीआई के जो बोर्ड ऑफ मेंबर हैं वो किसी एक पर्सन को नॉमिनेट करते हैं, और उसमें बाकी के जो 3 मेंबर हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। अब इन मेंबर के अंदर याद रखना कि इनकी साल
के अंदर 4 मीटिंग होना बहुत जरूरी होती है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये मीटिंग के दौरान मिनिमम 4 मेंबर होने चाहिए, तभी कोई डिसीजन लिया जा सकता है। और अगर किसी केस में मेंबर 4 हैं और आपका या 6 हैं और डिसीजन आपका टाई हो जाए, तो वहां पर आरबीआई का गवर्नर एक वोट और ऐड कर कर किसी के भी डिसीजन को क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो ये यहां पर आपकी इस कमेटी की पावर है। और इस कमेटी के पर्सन्स हैं जो मैंने अभी बताया कि भाई कौन कौन है, आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और उस आरबीआई की मेंबर ऑफ बोर्ड के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन। और इनका जो टेन्योर होता है वो आपका 4 साल के होता है। 4 साल के बाद इनको वापिस रिपीट नहीं किया जाता। अब हमारी बारी आती है कि रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो मैंने आपको समझाया कि भाई कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बैंक को अपनी टोटल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट प्रेजेंट है, उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है या फिर अपने पास एक सिक्योर वैलेट होता है उसमें रखना पड़ता है। अब देखो ये ओवरनाइट बेसिस पर आपका मेंटेन किया जाता है, हर रोज नाइट में इसको मेंटेन किया जाता है। तो हर रोज आरबीआई के पास पैसा भेजना मुश्किल है, तो ज्यादातर इसको अपने बैंक के पास ही क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। लेकिन 15 दिन के बाद इसका पूरा ऑडिट होता है और फिर वो आरबीआई के पास जाता है। तो इस केस में याद रखना कि कैश रिजर्व रेशियो कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास बैंक के द्वारा रखा हुआ एक पैसा है। और याद रखना ये हमेशा कैश के फॉर्म में ही रखा जाएगा और बैंक को इसके बदले में कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहां पर याद रखिएगा कि ये जो अमाउंट है वो पहले आपकी सीलिंग अमाउंट थी 3% और 20% की, 3% मिनिमम और 20% ऊपर। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ना तो फ्लोर लिमिट है ना ही आपकी कोई सीलिंग लिमिट है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें तो आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये भी आपका क्या है, किसी भी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में, गवर्नमेंट बॉन्ड की फॉर्म में, जो आरबीआई के पास या बैंक अपने पास जो पैसा रखता है वो लगभग आपका 18% के आसपास है अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें। और यहां पर आपकी ना तो मिनिमम लिमिट है लेकिन मैक्सिमम लिमिट इसमें कितनी है, 40% हो सकती है। तो मैंने बताया था ना कि बैंक अपने पास जितना पैसा होता है उसका कुछ पैसा लोन में दे सकता है और बाकी पैसा लोन में नहीं दे सकता। कितना दे सकता है बताया था आपको, और यहां पर उसको देने से फायदा क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है टू होल्ड ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल इज द अबव इन द अबव फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो ये आपका टाइम टू टाइम रिवाइज भी होता है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है रेट। कौन से रेट, तो पॉलिसी रेट है। जैसे रेपो रेट है, तो रेपो रेट में मैंने बताया कि रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जो बैंक आपका आरबीआई से उधार लेता है उसके ऊपर लगने वाली ब्याज दर होती है, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। और वहीं रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो जो आरबीआई बैंक से उधार लेता है, अब आरबीआई को रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो मार्केट के अंदर मनी को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये रिवर्स रेपो रेट को देता है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट से ज्यादा होता है और जरूरी नहीं, वैसे तो जो प्रेजेंट टाइम में मार्केट रेट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो वहां पर आरबीआई के पास बैंक क्यों जमा करवाएंगे, क्योंकि देखो बैंक को जितना ज्यादा फायदा होगा उतना ही तो बैंक वहां पर काम करेगा। तो बैंक का पैसा आरबीआई के पास सिक्योर भी रहेगा और मार्केट में जो फ्लो होगा वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहां पर बैंक जो है वो आपका आरबीआई को पैसा उधार देता है और उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से ले लेता है। ठीक है, और अब यहां पर बारी आती है जी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मैंने बताया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, ये आपका जो यहां पर हमने एसएलआर की फॉर्म में जो पैसा रखा था या सिक्योरिटीज रखी थी, अब इस सिक्योरिटी के बदले में आरबीआई से 1 नाइट बेसिस पर लोन लिया जाता है और ये 1 करोड़ के मल्टीपल्स में होता है और इसमें केवल और केवल यही सिक्योरिटीज होती हैं। और याद रखना जो आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये हमेशा रेपो रेट से क्या होता है, ज्यादा होता है। और याद रखिएगा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसमें ये तभी होता है जब इमरजेंसी के केस में बैंक आपका लोन लेता है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल उनको कोई अगर अपना एसएलआर मेंटेन करना है, सीआरआर मेंटेन करना है या फिर उनको किसी को इंस्टेंट आपका उधार देना है, कोई बड़ा अमाउंट उधार देना है, तो उन केसेस में ये आपका पैसा लिया जाता है और वापस भी लौटाया जाता है टाइमली। फिर हमारी बारी आती है जी बैंक रेट। तो बैंक रेट में मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म के केसेस में जो लोन लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। और आज की कंडीशन में आपका यहां पर जो सीआरआर है वो कितना है, 4% है। एसएलआर है वो कितना है, 18% है। और पॉलिसी रेपो रेट कितना हो चुका है आपका, कल ही बढ़ाया घटा है, सॉरी, पहले कितना था, लगभग पिछले 4-5 साल से 6.50 था।
6.50 था, लेकिन अभी कितना हो चुका है, 6.25 हो चुका है। और आपका परमानेंट डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6% है, एमएसएफ कितना है, 6.50 है, बैंक रेट कितना है, 6.50 है, रिपार्शियल रेपो रेट कितना है, 3.35 है, और बेस रेट कितना है आपका 9.10 टू 10.40 है, एमसीएलआर कितना है जो ओवरनाइट बेसिस पर होता है 8.15 टू 8.45 है, सेविंग डिपॉजिट रेट कितना है तो लगभग 2.70 से 3% है, फिक्स डिपॉजिट रेट कितना है मोर देन 1 ईयर में तो 6% से लेके 7.25% है। तो ये आपके आज की स्थिति में इनके जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज के या सॉरी आपके मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं इनको इस प्रकार से यूज किया जा रहा है। और उम्मीद है कि ये सारा सेशन आपको पसंद आया होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। और फिर भी वहीं पर आपका कोई डाउट है या फिर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो एक 2 मिनट का टाइम है जिसमें आप हमें फीडबैक देते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और हम इसके बेसिस पर आने वाले टाइम में आपको और भी बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी प्रकार के और भी सेशंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।